झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे वही 23 नवंबर को सबके साथ आएंगे। झारखंड में चुनावी जो राजनीति है, इस पर बात करने के लिए हमारे पास इस बार दो मेहमान हैं, आनंद दत्ता और शंभुनाथ चौधरी। दोनों लोग हमसे रांची से जुड़े हुए हैं। आनंद युवा पत्रकार हैं, इंडिया टुडे पत्रिका के लिए भी लिखते रहे हैं और भी कई मसलों पे, कई जगहों पे लगातार लिखते रहे हैं। और शंभुनाथ जी हैं, सीनियर पत्रकार हैं, कई अखबारों में, कई समाचार संस्थानों में सेवाएं दे चुके हैं। आप दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। ये बताइए आनंद जी, बातचीत आपसे शुरू करें कि क्या माहौल चल रहा है इस समय झारखंड में? चुनावी तापमान कितना ऊंचा नीचा है अभी? थर्मामीटर पे अगर चेक करें तो वो अभी 100 के आसपास गया है। हम उम्मीद करते हैं कि दिवाली के बाद वो 102, 103, 104 जो हाई फीवर माना जाता है, वहां तक पहुंचे। लेकिन 100 में ही मतलब ठीक ठाक माहौल बन चुका है। अच्छा, खासकर बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका जो फिलहाल है वो बागियों की है। वो वाम दल को छोड़ के बाकी सभी दल के पास अपने अपने बागी है। और बागियों को जो बाहर की और रीजनल पार्टियां हैं, मसलन समाजवादी पार्टी किसी को अकोमोडेट कर रही है, तो सब अभी 2 लोगों को समाजवादी पार्टी ने अकोमोडेट किया है। अच्छा, तो कह सकते हैं मतलब शरण स्थली अभी समाजवादी पार्टी बनी हुई है। संभावना है कि एकाध लोगों को और वो टिकट देगी जो या तो बीजेपी से कट के गए हों, या कांग्रेस से कट के हों, या फिर आरजेडी से कट के गए हों। तो वो अभी बागियों का दिन चल रहा है। लोग नफा नुकसान उसी से चेक कर रहे हैं कि अगर ये बागी हुए हैं तो किसका नुकसान करेंगे और क्या ये अपना फायदा करा पाएंगे या नहीं। अच्छा, तो फिलहाल माहौल बागियों के सहारे चल रहा है। इसके अलावा जहां तक बातचीत नेताओं के बयानबाजी की है, तो वो थोड़ा थोड़ा अभी हेमंत सोरेन वर्सेस हिमंत बिस्व शर्मा चल रहा है। वो नाम बदलने का जो परंपरा चल पड़ा है देश में, वो उसका मतलब वो क्या कह सकते हैं, उसकी रोशनी मतलब अब झारखंड में भी आ गई है। कई हुसैनाबाद एक जगह है, विधानसभा क्षेत्र है, जहां कल हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसको जिला तो बनाएंगे ही, इसका नाम भी बदल देंगे। हुसैन शब्द का झारखंड कोई माने मतलब नहीं है। अब झारखंड में अनेक वीर शहीद हुए हैं, उनके नाम पर किसी एक के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा, लेकिन हुसैन नाम का कोई मतलब नहीं है। और इधर हेमंत कहते हैं कि 7 सीएम 5 सीएम आए पड़े हैं, हर दिन वो बयान दे रहे हैं, उनके बयान का सबका जवाब देना मेरे लिए कोई जरूरी है क्या? ऐसे फालतू सवाल पत्रकार मत किया करो। हेमंत सोरेन बोल दिया ऐसा पत्रकारों से? जी। अच्छा, और ये बताइए मालिक कि सबसे अधिक बागी कहाँ हैं? या बीजेपी वाले में ढेर बागी हैं कि जेएमएम वाले में ढेर बागी हैं इस समय? बागियों की संख्या से ज्यादा डिपेंड करता है कि किसके बागी कितना ज्यादा औकात रखते हैं। मसला वहां पर है। तो बीजेपी के जो बागी हैं वो बहुत ज्यादा बीजेपी को डैमेज करने की क्षमता में तो नहीं है, क्योंकि वो ज्यादातर पार्टी आधारित मतलब वो संगठन रहा है हमेशा से। उसमें से अगर बागी टूट कर गए तो वो अपने बूते से चुनाव नहीं जीत पाने की क्षमता वाले लोग बहुत कम है। इनफैक्ट अभी के सीन में तो ना के बराबर है। रही बात कांग्रेस की, तो उसमें से कोई जीते ना जीते, लेकिन अगर वो अपने पे आए और मतलब क्या कहते हैं उसको, ज्यादा खुन्नस खा गए तो पार्टी को नुकसान जरूर करा देंगे 2-4 सीटों पर। फिलहाल ये सीन है। शंभू जी, एक सीन तो हो गया, जो फैक्टर है चुनावी फैक्टर, वो हो गया बागियों की पॉलिटिक्स। इसके अलावा झारखंड में जो राजनीति चल रही है उसमें सर देखिए, सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो कौन किसको बड़ा भ्रष्टाचारी घोषित करता है मीडिया में, ये चल रहा है। जेएमएम का जो खेमा है ये बोल रहा है कि बाबूलाल मरांडी, हिमंता बिस्व शर्मा, ये लोग सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। और ये लोग ये भी कहते हैं कि समाज बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन पे ईडी का जो केस चल रहा है उसको लेकर हिमंता बिस्व शर्मा और बाबूलाल मरांडी वाला जो खेमा ये बोलता है कि इनसे बड़े भ्रष्टाचारी कौन होगा। भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा जमीन पे है सर? चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा परकुलेट होने वाला है शंभू जी? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनने वाला है। आप वहां भले ही सोच रहे हैं, लेकिन झारखंड की जो जनता है या बीजेपी का भी जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, वो अब हेमंत सोरेन पे सीधे हमला नहीं कर रही है, बल्कि उनके मंत्रियों पे और बाकी लोगों पे कि मिथिलेश ठाकुर ऐसे हैं, बन्ना गुप्ता ऐसे हैं, तमाम लोगों के नाम ले रही है। लेकिन हेमंत सोरेन पे प्रहार करने से वो परहेज कर रही है। मेरा आकलन यह, मैं ऐसा समझता हूँ, सीधे सीधे कम से कम भ्रष्टाचार के मामले में वो इसलिए क्योंकि इन्होंने देखा है
कि पिछले चुनाव में जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो मुद्दा तो भ्रष्टाचार का सबसे उसी समय प्रभावित था, जब वो जेल में थे कि भाई भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। अब जेल से बाहर निकलते हुए अदालत ने उनको जमानत देते हुए जो टिप्पणी की वो हेमंत सोरेन के पक्ष में गई है और हेमंत सोरेन उसको भुला रहे हैं। हेमंत ने नारा दिया है कि जेल का जवाब जीत से। आज भी वो बुलाना चाहते हैं कि भाई तुम भ्रष्टाचार का मुझ पे अगर उठाओगे और ये बात उठाओगे कि मैं जेल गया इस वजह से, तो ये इसका जवाब जो है जनता जीत से देगी, उसको वो भुनाना चाहते हैं। हेमंत ने अपना नारा ही दिया है कि जेल का जवाब जीत से। झारखंड में इन दिनों मिडनाइट पॉलिटिक्स बहुत जोर पकड़ रही है। मिडनाइट पॉलिटिक्स ये क्या है? आधी रात में मिडनाइट पॉलिटिक्स ये है कि आधी रात में टिकटें घोषित हो रही है। यहाँ पे सीटों का ऐलान जो है या उम्मीदवारों के नाम की घोषणा 11:30 बजे 12 बजे रात में हो रही है। जैसे कल का किस्सा बहुत ताजा है, वो ये कि कांग्रेस ने अपने बरही सीट से, हजारीबाग जिले में एक सीट है बरही, वहां के सिटिंग एमएलए है उमाशंकर अकेला, उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह लगभग 11 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास जो है ये खबर आई कि भाई उनको, उन्होंने तैयारी कर ली थी। कल उन्होंने बाकायदा पोस्टर छपवा लिए थे कांग्रेस के नाम के। आज नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी कि मैं कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पे नॉमिनेशन करूंगा। टिकट कट गया उनका। उसके बाद दिलचस्प बात यह है कि उसी समय वो वहां से 170 किलोमीटर दूर सफर करके डाल्टनगंज जाते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी रहते हैं, और रातों रात सुबह 4 बजे जो है उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है समाजवादी पार्टी में। फिर टिकट लेकर आ जाते हैं और आज 11 बजे फिर उनका नामांकन जुलूस, समाजवादी झंडे बदल गए, तमाम चीजें जो है वो बदल गई। तो इस तरीके की चीजें जेएमएम भी जो है वो देर रात में ऐलान कर रही है अपने कैंडिडेट्स का। जितनी भी उसकी 3 सूचियां आई उसमें से एक को छोड़कर बाकी 2 सूची जो है, बल्कि 3 सूची वो रात 10:30 बजे 11 बजे ऐसे अनाउंस हो रही है। अब जैसे आप सरायकेला की बात करें, सरायकेला पे आखिरी जहां से चंपई सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ में जेएमएम को उम्मीदवार देना था, आखिरी समय तक सस्पेंस बनाए रखा। और कल रात में देर रात में घोषित हुआ कि गणेश महली जो जेपी छोड़कर आए हैं उनको टिकट, आज आखिरी दिन है वहां पे नामांकन का और अभी आखिरी वक्त में जो है वो उतरेंगे। तो इस तरीके की चीजें, ताकि लोगों को बागी बनने का मौका न मिले या दूसरे लोग जो कहीं और ताक झाक कर रहे हैं, तो आखिरी समय में सस्पेंस बनाए रखो कि तुमको भी और आखिरी वक्त में जो है टिकट का फैसला करो। ये बड़ा अभी चर्चित मामला है। अच्छा, ये बीजेपी में टिकट कैसे डिसाइड हो रहा है? क्योंकि बीजेपी में तो किसी भी क्षेत्रीय पार्टी की अपेक्षा और कांग्रेस पार्टी की भी अपेक्षा बीजेपी में तो कहा जाता है कि टिकट बंटवारे में ज्यादा कंट्रोल होता है उस केंद्रीय चुनाव समिति का, लेकिन बीजेपी में टिकट किसके कहने पे बांटे जा रहे हैं? किसके बंटवारे में किसकी ज्यादा चली है इस बार? नहीं, देखिए बीजेपी ने जो है वो 66 सीटों पे एक ही सूची अभी तक जारी की है उन्होंने। और बीजेपी में मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी की बात जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको वेट मिला। बाकी तमाम लेवल, जैसे चंपई सोरेन को भी संतुष्ट करने की कोशिश हुई कुछ सीटों पे, खासतौर पे जहां जिन इलाके में उनको प्रोजेक्ट कर रही है बीजेपी, कोल्हान इलाके में, वहां उनके कहने पे 3 सीटें मिली। चंपई सोरेन को मिली, उनके बेटे को मिली और उनके एक चहेते को बगल की खरसावां सीट से मिली। तो देखिए जो अलग अलग इलाके में प्रभावी है, लेकिन अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो बाबूलाल मरांडी निश्चित तौर पर प्रभावी रहे और उनके कहने पे जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और ये पार्टी का धर्म भी है कि प्रदेश अध्यक्ष की बात जो है वो मानी जाए। नेता प्रतिपक्ष है अमर बावरी, उन्होंने भी कोशिश की थी कि अपने 1-2 लोगों को एडजस्ट किया जाए। कांके से उन्होंने कमलेश राम के टिकट के लिए जोर लगाया था, आखिरी समय तक वीटो लगाया था, लेकिन उनका टिकट कट गया आखिरकार। तो इस तरीके से आप अगर इसकी बात कह रहे हैं तो बाबूलाल मरांडी ही सबसे प्रभावी रहे हैं टिकट बंटवारे में। और रघुवर दास कितने प्रभावी रहे? इसके अलावा रघुवर दास और हिमंता कितने प्रभावी रहे? रघुवर दास भी देखिए अपनी एक सीट पे वो अड़े हुए थे, तो रघुवर दास ने जिस सीट से वो परंपरागत तौर पे लड़ते रहे हैं वहां पे उन्होंने अपनी बहू को टिकट दिलाने में कामयाबी हासिल। और हिमंता विश्व शर्मा तो ओवरऑल आप कह लीजिए कि हिमंता विश्व शर्मा निर्णायक ड्राइविंग सीट पे जो है हिमंता विश्व शर्मा है। तो ये चुनाव झारखंड में जो है हेमंत बनाम हिमंता ही है। आनंद जी ने भी ये बात कही कि हेमंत बनाम हिमंता ही जो है वो चल रही है। अभी आप आनंद जी से सवाल पूछ रहे थे कि और बयानबाजियां क्या चल रही है इस तरीके से। बयानबाजी अभी जो तुरंत चर्चा में है वो इरफान अंसारी, जो अपने बयानों के लिए चर्चित है, कांग्रेस के उम्मीदवार है, जामताड़ा से कैंडिडेट है, काफी फायर ब्रांड नेता भी है। हाँ, फायर। तो उन्होंने अभी सीता सोरेन, जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, जो बीजेपी की कैंडिडेट है, उनके खिलाफ
उनके खिलाफ भी कुछ ऐसी बात कह दी जो मैं कैमरे पे कह नहीं सकता, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो कि रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड शब्द था, उसके आगे एक और शब्द उन्होंने जोड़ा, जो बात यहाँ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये है कि वो डेरोगेटरी तो है। अब इसको लेकर चर्चा हो रही है, बीजेपी जो है वो कह रही है, और उस वीडियो को वायरल करके और बाकी सारी चीजें, एक हथियार तो लग ही गया है कि भाई इस तरीके की सोच रखी है। और ये सवाल उठाया बीजेपी ने कि अगर यही बात उन्होंने कल्पना सोरेन के बारे में कही होती तो क्या हेमंत तो अब भी चुप रहते? अब ऐसी चुप्पी जो है अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी की ऐसे बयान पे वो चुप क्यों है, ये सवाल उठाया है बीजेपी ने। और एक जो पहला वीडियो वायरल हुआ है बयानों को लेकर वो यही, अब मर्यादाएं तो टूटने ही लगी। हाँ शंभू जी, एक चीज बताइए, झारखंड से आने वाले एकदम कद्दावर सांसद हैं भाजपा के निशिकांत दुबे जिस समय भाजपा और जेएमएम और बाकी सारी पार्टियां जो भी सहयोगी पार्टियां हैं लगातार साथ में रह के चुनाव लड़ रही हैं वहां पे, उस समय निशिकांत दुबे दिल्ली में बने हुए हैं। निशिकांत दुबे चुनाव में कितना शामिल हैं इस समय? नहीं, निशिकांत दुबे ने कल ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मैं अब झारखंड आ गया हूं और अगले 25 नवंबर तक, जब तक सरकार नहीं बन जाती है हमारी भाजपा की, तब तक मैं यही हूं और खम ठोक कर रहूंगा। अच्छा। निशिकांत दुबे मेरा ख्याल है, क्योंकि उन्होंने जैसा ट्वीट किया है कल रात में ही मैंने ये देखा था, तो वो अब झारखंड पहुंच चुके हैं और खासतौर पर संथाल परगना के इलाके में जहां उनका प्रभाव है या जिन इलाकों में उनकी राजनीति है, वहां तो असर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और इरफान अंसारी का जवाब जो है अगर बयानों से कोई दे सकता है तो निशिकांत दुबे ही दे सकते हैं। दोनों में होती भी रही है बात। अब देखिए, निशिकांत दुबे की भी आप बात कर रहे थे, किनकी चली? निशिकांत दुबे की भी चली। निशिकांत दुबे जी की मुखालफत की थी राज परिवार ने, मधुपुर सीट से टिकट के दावेदार थे, रघुवर दास की सरकार में श्रम मंत्री भी रह चुके थे, वो टिकट के दावेदार थे और नाराज भी थे, ये बात मानी जा रही थी। लेकिन उन्होंने मुखालफत की थी निशिकांत दुबे की लोकसभा चुनाव में, राज परिवार का टिकट कट गया। तो ऐसे उनके कहने पे भी जो है कुछ सीटें जो है तमाम बड़े नेताओं को बीजेपी ने संतुष्ट करने की कोशिश की है, हर किसी को मौका दिया है, चाहे रघुवर दास हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, चाहे चंपई सोरेन हो, किसी न किसी के कहने पे 2-4 सीटों पे तो टिकट का बंटवारा इस तरीके से हुआ है, उनकी मर्जी चली। ठीक है आनंद भाई, ये बताइए, निशिकांत दुबे का जिक्र हो ही गया है, चुनावी जो पॉइंट्स हैं, चुनाव पे जिन पॉइंट्स पे लड़ा जा रहा है उसकी बात हो ही रही है, तो इस बात की बात कर लेते हैं कि जो सिंहभूम वाला इलाका है और वहाँ पे निशिकांत दुबे और तमाम जो बीजेपी के नेता है वो बार बार वहाँ पे बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन के आरोप लगाते हैं कि वहाँ से लोग आके घुसपैठ किए रह रहे हैं, इस भाषा में जब बात होती है तो इसको संथाल में, अच्छा हाँ सॉरी, संथाल, आई स्टैंड करेक्टेड। तो उस इलाके में जब ये बात होती है तो इसका कितना इम्पैक्ट है? आनंद भाई जरा इस पे प्रकाश डालिएगा कि इसका कितना इम्पैक्ट है इस चुनावी राजनीति में, लोग कितना सीरियसली ले रहे हैं इस पूरे डायनेमिक चेंज को? देखिए, बीजेपी के इस पहल को, बीजेपी के जो वोटर हैं उसको एकजुट करने में बीजेपी को फायदा मिली है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फायदा लेने की स्थिति में है नहीं। अभी निशिकांत दुबे जी का जिक्र हो रहा था, तो शायद पिछले महीने ही निशिकांत दुबे ने कहा था कि संथाल परगना का हिस्सा और बंगाल का जो सटा हुआ इलाका है वो और बिहार के कुछ इलाके हैं, इनको मिलाकर एक अलग प्रदेश बना दिया जाए जहां बांग्लादेशियों की संख्या ज्यादा है, जैसा कि उनका दावा था कि बांग्लादेशियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इन सबको मिलाकर एक अलग इलाका बना दिया जाए, जिसका कि भारी विरोध हुआ। इनफैक्ट बीजेपी के अंदर से विरोध हुआ। अभी जो आप कह रहे थे कि वो अभी तक दिखे नहीं है चुनाव में, तो इसकी एक वजह ये उनका ये बयान भी है। और ये पहले भी देखा गया कि निशिकांत दुबे का बीजेपी के राज्य यानी कि प्रदेश समिति के साथ कोई बहुत अच्छा दोस्ताना या किसी के साथ कोई प्रगाढ़ संबंध नहीं रहा है। तो इस बात का अंदर ही अंदर विरोध भी था कि इनको कहा जाए कि ये ज्यादा चुनाव को लेकर खासकर ज्यादा बयानबाजी ना करें, ये मैसेज उनको दिया गया था। हालांकि वो कितनी बात मानेंगे और वो कितना आगे करेंगे ये तो आने वाला टाइम में देखना होगा, जिसकी मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कम ही होगा, वो अपने लेवल पे तो एक्टिव रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात की, जब आप संथाल के इलाके में किसी संथाली वो जो 6 जिले हैं उनमें किसी यूथ से बातचीत करते हैं, तो उसमें जो बीजेपी का कार्यकर्ता है
वो तो इस बात से कन्विंस है कि भाई यहाँ बांग्लादेशी बहुत भरे पड़े हैं, इनको भगाना है। लेकिन वो जो जेएमएम के वोटर हैं या जेएमएम के वोटर है, उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और एक बड़ा वो वर्ग जो दोनों को देख रहा है, जेएमएम को भी देख रहा है और बीजेपी को भी देख रहा है, बाद में वो डिसीजन लेगा कि किसके साथ जाना है, उसकी सेहत पर भी कोई खासा फर्क पड़ा नहीं है। ये बात जब मैंने बीजेपी के जो सेकेंड लेयर के जो नेता हैं उनसे जब जानने की कोशिश की कि बॉस आप लोग तो ये बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि बांग्लादेशी, उसका कोई प्रूफ भी नहीं दे रहे हैं, तो ये मुद्दा कितना आपको सपोर्ट कर रहा है? कह रहे कि ग्राउंड पे वो मुद्दा तो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे वो वोटर जो हमसे छिटक गए थे लोकसभा चुनाव के टाइम में, उनको एकजुट कर रहे हैं, हमें इस मुद्दे से काफी मदद मिली है, तो हम अपने वोट को हम सिक्योर कर पाए हैं। तो ये बात होगी कि अब जो एक्स्ट्रा वोट चाहिए होता, जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस चुनाव में, यानी कि जो किनारे बैठकर देख रहा है कि दोनों तरफ से मछली मारी जा रही है, किसके पास ज्यादा मछली जाएगी उसके तरफ हम चले जाएंगे, उससे हम मछली ले लेंगे। तो वो जो वेट कर रहा है वो उसकी सेहत पर बांग्लादेशी वाले मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आखिरी सवाल मेरा इस मुद्दे पे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास तो सीएम का फेस है, हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन, इन दो नामों पे ही ज्यादा चर्चा हो रही है। भाजपा के पास और एनडीए के पास खासकर झारखंड में सीएम फेस कौन है इस समय? क्या वो वही बाबूलाल मरांडी हैं जो झारखंड के पहले सीएम थे, या अर्जुन मुंडा को लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है, या कोई और तीसरा नाम, कोई नई लीडरशिप आ सकती है जिसको बीजेपी के बारे में, बीजेपी के खेमे में कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का सीएम फेस हो सकते हैं झारखंड में? क्योंकि इस पे लोग पूछ रहे हैं सवाल कि साहब इनके ये लड़ तो रहे हैं लेकिन बनाएंगे किसको? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, इसको लेकर डिलेमा तो बीजेपी ने बनाकर रखा है। और बल्कि आप अगर कहिए कि बीजेपी अगर जीत जाती है तो इसको लेकर बवाल भी जो है वो बड़ा होने वाला है, क्योंकि तमाम नेताओं की, चंबल सोरेन भी जो आए हैं उनकी ख्वाहिशें भी कम नहीं है। हाँ, बाबूलाल मरांडी पहले ही लाया गया है, 2019 में ही लाया गया है, इसी कमिटमेंट के साथ पार्टी और सरकार की कमान जो है वो आपके पास होगी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जो है अमर बावरी, उनकी भी आकांक्षा जो है वो बढ़ी, उनको भी पार्टी ने जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया वो है। अर्जुन मुंडा तो एक ही है जो भले ही चुनाव के मैदान में नहीं है लेकिन एक बड़ा चेहरा है। तो बीजेपी के पास जो चेहरा नहीं है, इसको लेकर जेएमएम तंज भी करता रहा। वो कहता है कि भाई वो मधु कोड़ा होंगे, इनका चेहरा क्या, क्योंकि मधु कोड़ा तो बीजेपी में है। तो इस तरीके से है। और ये बीजेपी की पता नहीं वो उनके लिए कितना प्लस होगा कितना माइनस होगा, या चुनाव के नतीजों से पता चलेगा। लेकिन इसे लेकर बीजेपी के अंदर भी एक भ्रम है। और चुनाव के बाद जो है झारखंड में देखिए ऐसी स्थिति नहीं होने वाली कि केंद्र से किसी का नाम तय हो जाएगा और सारे लोग चुप रह जाएंगे। कम से कम आप यहाँ जो अगर ऐसी स्थिति बनने वाली है तो चुनाव के बाद बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है यहाँ पे। और मैं बीजेपी के कई लोगों से बात हो रही थी हमारी, तो वो कह रहे थे कि असल चैलेंज बीजेपी के पास यही कि भाई चुनाव के बाद जो है, चुनाव के बाद झगड़ा कैसे सुलटाएंगे, हाँ कैसे सुलटाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि इसे लेकर अभी बीजेपी के पास कोई बहुत पुख्ता प्लान है। अभी उसका जोर सारा इस बात पे है कि कैसे 8-10 सीटें और खिसकाई जाए और ताकि जो है वो सत्ता पलट जाए। सीटों का मामला 8-10 का ही है। इस बीच एक अपडेट केवल मैं आपको देता हूं, क्योंकि जुड़ा हुआ इसी समय आया कि भाजपा से छोड़कर लुइस मरांडी जो आई थी जेएमएम में जी, उनको जेएमएम ने जामा सीट से उतार दिया है, जिस सीट से सीता सोरेन चुनाव लड़ती थी। ये अभी की खबर है। और उसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ था कि जामा से इस बार कौन चुनाव लड़ेगा। तो वहां से लुइस मरांडी, जिन्होंने कि एक बार हेमंत सोरेन को हराया था 2014 में दुमका सीट पे, अब वो हेमंत सोरेन के साथ है और हेमंत सोरेन ने उनको जामा सीट से मैदान में उतारा। जी जी जी, चलिए